हेलो एवरीवन। चलिए दोबारा से एक सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज हमने चलाई थी सीएपीएफ एनालिस्ट के नाम से। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में सीएपीएफ में पूछे जा चुके हैं, उनको ही हम रिपीटेडली क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उनको सोल्व करने की। लेट्स सी, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। ये आपका सीएपीएफ एग्जाम 2022 में आया था, 2022 के अंदर। तो क्वेश्चन था व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। सबसे पहले विदाउट डायरेक्टली गोइंग टू द मटेरियल, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, आपको अपने दिमाग के अंदर चीजें फ्रेम करनी आनी चाहिए कि आप इसको फ्रेम कैसे करोगे। वो सबसे ज्यादा जब इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता है कि चीजें सिर्फ लिखने से काम चल जाएगा, नहीं। चीजें आप किस तरह से फ्रेम करोगे उस पे ज्यादा डिपेंड करता है। यहां पे आप देखिए व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वॉर होते ही क्यों है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद चाहिए, हमें बायलैटरल रिलेशंस अच्छे चाहिए, हमें ग्रुपिंग अच्छी चाहिए, हमारे जो रीजनल ग्रुप्स होते हैं सच एज सार्क, ब्रिक्स, इस तरह के ग्रुप्स में हमें एक कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर बढ़ावा देना चाहिए। हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होते हैं उनमें कन्वर्जेंस होनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा होगी तो हम वॉर्स को रोक सकते हैं। इन सॉल्यूशन पे जाने से पहले आपको प्लीज़ सबसे पहले ये बताना होगा कि वॉर्स होते क्यों हैं। यू नीड टू पॉइंट आउट सर्टेन रीजंस। अगर आप रीजंस लिखने में कामयाब रहे, सपोज सबसे पहले आपने लिख दिया रीजंस क्या है, रीजंस फॉर वॉर। एट द सेम टाइम जब आप रीजंस फॉर वॉर लिखोगे उसके बाद आपको लिखना होगा कि भाई वॉर जो है, ये वॉर होने से क्या चीजें होती है, इफेक्ट्स ऑफ वॉर। तभी तो आप बोलोगे ना कि वॉर जो है खराब चीज है। जब आप इसको अच्छी तरह से बता पाओगे इफेक्ट्स ऑफ वॉर क्या है, एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है, ह्यूमन राइट वायलेशंस होती है, कैजुअलिटीज होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, रिसोर्सेज की कमी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं। तो ये इफेक्ट होते हैं उसके वॉर के। रीजंस ऑफ वॉर क्या हो गया, रीजंस पॉलिटिकल हो सकते हैं, ठीक है। ढेर सारे आपको पता है इसके पीछे ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल बोल सकते हो आप, पॉलिटिकल पावर, इसको कंट्रोल करने का। जैसे नेपोलियन वॉर था। अब नेपोलियन वॉर आप देखोगे इसके पीछे एक सेंट्रल आइडिया ये था कि फ्रेंच की टेरिटरी को एक्सपेंड करना था, राइट। इसीलिए नेपोलियन ने जो है बहुत सारे वॉर लड़े यूरोप के अंदर। दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जैसे चाइना का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, BRI, बहुत सारे इंटरेस्ट है चाइना के। इराक का जो क्लासिकल वॉर था 2003 से 2011 तक जो इराक का वॉर चला, उसके अंदर माना गया कि ऑयल रिसोर्सेज बहुत मेजर रीजन था फॉर द इन्वेजन ऑफ वेरियस पार्टीज विच वर इन्वॉल्व इन दैट वार इन द इराक। तीसरा हो सकता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे सीरिया के अंदर था तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। ऐसे तरह तरह के बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, कोल्ड वॉर, उसके साथ ह्यूमन राइट वायलेशंस, उसके साथ आप देख सकते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और जियोपॉलिटिकल, इसको हम अलग से लेंगे। ये सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ है। इफेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या क्या इफेक्ट रहे थे। अब ये चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो रीजंस फॉर वॉर लेके प्लस इफेक्ट्स ऑफ वॉर लेके आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू मेंशन सबसे खतरनाक वॉर कौन से हुए आज तक। यू विल ट्राई टू मेंशन दैट वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, कितनी कैजुअलिटी हुई, 70 से 85 मिलियन, बहुत बड़ी कैजुअलिटी है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 लिखोगे, अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर भी, नेपोलियन वॉर के अंदर लिखोगे, वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, क्रीमियन वॉर, राइट, दीज काइंड ऑफ वॉर्स। अगर क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है और इंडिया के अंदर हो रहा है तो इंडियन स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप लिखोगे। हमारे जो वॉर हुए हैं, पाकिस्तान के साथ हुआ है, चाइना के साथ हुआ है, पाकिस्तान के साथ अगेन हुआ है, 1965 वॉर, 70 वॉर एंड 1999 वॉर। और इसके साथ ही अपार्ट फ्रॉम वॉर वी हैव विटनेस, इंडिया हैज विटनेस अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सच एज ऑपरेशन विजय, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट,
इंडिया पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका। तो जब IPKF भेजी थी श्रीलंका के अंदर, जब आप ये केस स्टडी पढ़ोगे, ये जो पूरा ऑपरेशन पढ़ोगे, दिस इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका व्हेन दे लैंडेड, तो बहुत बड़े नंबर में इंडियन फोर्सेस को वहाँ पे कैजुअलिटी का देखने को मिली थी। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले फ्रेमवर्क तैयार करने की बात हुई थी हमारे बीच में, मैंने आपको बोला कि आपको इस तरीके से सोचना है, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वार्स को आपको ये सोचना है एट द फर्स्ट प्लेस कि रीजंस क्या है वॉर के, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, टेरिटोरियल एंड जियोपॉलिटिकल, राइट। और भी बहुत सारे रीजन है जो आपके दिमाग में आए। दूसरा आपको सोचना है इफेक्ट क्या है, इफेक्ट बहुत बैड है, बैड इफेक्ट्स है, these are the bad effects, okay, bad effect, environmental issues, humanitarian crisis, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है बहुत बड़ा, क्योंकि वॉर के टाइम इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस होते हैं, बहुत सारे सप्लाई चेन, एनिमिटी बिटवीन टू कंट्रीज, पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ होल ऑफ द रीजन और रीजन और वर्ल्ड इज डिस्टर्ब्ड। क्यूबन क्राइसिस आप बोल सकते हो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। कोल्ड वॉर के अंदर वी हैव सीन कि वर्ल्ड वाज पोलराइज्ड, बाइपोलर वर्ल्ड हो गया था, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ USSR, ओके। तो कहीं पे डेवलपमेंट होने की बजाय हमने ये देखा जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन होने लग गया था पूरी दुनिया के अंदर। और रीजन दे सकते हो आप, रीजन फॉर वॉर क्या हो सकते हैं, जैसे पॉवर्टी, आप बोल सकते हो यमन के अंदर, सीरिया के अंदर, सोमानिया के अंदर, जैसे पायरेट्स होते हैं। तो इस तरह के जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं, पॉवर्टी, जिस एरिया के अंदर पॉवर्टी है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा, गवर्नेंस करना मुश्किल हो जाएगा, तो वहां पे वैक्यूम होगा। तो वैक्यूम को फिल करने के लिए दोस मिसक्रेंट्स विल कम, दोस फोर्सेस विल कम, इविल फोर्सेस विल कम टू ऑक्यूपाई दैट वैक्यूम। तो पॉवर्टी भी बहुत बड़ा रीजन है कोई भी वॉर को होने के लिए। तो ये थे रीजन और ये थे इफेक्ट। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे शुरुआत ये करोगे, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट दोगे, पहले आप बात करोगे रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है। इंट्रोडक्शन के अंदर डू नॉट गिव एम्बिगुअस स्टेटमेंट, रेटोरिक नहीं मारनी है वहाँ पे कि हाँ वॉर होने से ये हो जाता है, डिस्ट्रक्शन है। गिव एन इमीडिएट वॉर, क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर दो, इजराइल हमास वॉर दो, एंड टेल कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी डाइड इन दैट इवेंट और किल्ड, राइट, बाय द इजरायली फोर्सेज, और जो भी आप देख सकते हो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड ऑल। लास्ट नंबर जो मैंने चेक किया था, इजराइल ने लगभग, अगर हम पैलेस्टाइन या फिर गाजा स्ट्रिप पे देखें तो इट वाज अराउंड मोर देन 30,000 पीपल डाइड फ्रॉम दिस, अगर आप देखोगे गाजा पट्टी में जो लोग रहते हैं। एट द सेम टाइम रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बोल सकते हो, बहुत बड़ी नंबर पे कैजुअलिटी है, नॉट ओनली द सोल्जर्स बट आल्सो द सिविलियंस, उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो दोनों का आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि वॉर्स होते ही क्यों हैं, रीजन लिखोगे। इनएफिशिएंसी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, फेलियर आप लिख सकते हो, अटर फेलियर ऑफ दीज ग्लोबल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंश्योरिंग पीस एट द इंटरनेशनल लेवल, उनके फेलियर की वजह से। फिर आप लिखोगे कैसे हम रोक सकते हैं इसको, What can be done to stop wars। तो बाकी का बचा हुआ 1.5 पेज जो है, पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टाइन, एंड even you can also write a border skirmishes between India and China। then you will write there are certain reasons, क्योंकि war एकदम से नहीं होते हैं, there are certain you would say there are certain reasons, कुछ reasons होते हैं, historic reasons हो सकते हैं, कुछ immediate reasons हो सकते हैं, कुछ पहले dispute होता है, then dispute will turn into a conflict, ओके, उसको टाइम लगता है। फिर आप बोलोगे ये सारी चीजें होती है, फिर रीजंस ये हैं वॉर के, इसके इफेक्ट ये हैं, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं, इसमें ये काम करने में आपका 1.5 पेज बढ़ जाएगा। उस 1.5 पेज के बाद आप क्या लिखोगे, देन यू विल राइट कि कैसे हम इसको बंद कर सकते हैं, हाउ वी कैन स्टॉप वॉर, देन यू विल राइट। फिर आप जब लिखोगे इसके अंदर, देन यू विल राइट कौन कौन से रीजन आप लिख सकते हो, व्हाट कैन बी डन, व्हाट वी कैन डन टू स्टॉप वॉर्स। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, ओके। तो हाउ वी कैन स्टॉप, कौन कौन से मेजर्स लोगे। पहला इंपॉर्टेंट मेजर्स आप ये ले सकते हो कि इसमें डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिकली कोई चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, ओके। इंडिया और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिकली
वो जो बॉर्डर स्किमिशेस था, गलवान वैली इंसिडेंट, वहाँ पे आप देखोगे 18 to 20 कोप कमांडर लेवल टॉक हुई थी. नॉट ओनली दिस डिफेंस फोर्सेस दे हैव टॉक्ड, इवन back channel diplomacy was also active with China. So diplomacy and a dialogue is a very important, it's a very important tool. तो डिप्लोमेसी एंड डायलॉग इवन अफगानिस्तान में भी, अफगान पीस टॉक आपने सुना होगा, अफगान पीस टॉक, राइट. तो ये एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है टू स्टॉप वॉर. दूसरा हो सकता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन. क्या लिखोगे? इंटरनेशनल कोऑपरेशन. सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब यूएन का, यूएनपीकेएफ, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, पीस फोर्स, ये लिख सकते हैं आप. उसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, कि पूरे रीजन में आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, कहीं पे भी गरीबी ना हो, राम राज्य हो जाए, राइट. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आप रीजन लिख सकते हो. उसके साथ आप लिख सकते हो एजुकेशन हो सकती है, राइट, एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, राइट, और अर्ली रिजॉल्व ऑफ डिस्प्यूट, अर्ली रिजॉल्व ऑफ डिस्प्यूट्स, राइट, अर्ली रिजॉल्व ऑफ डिस्प्यूट. सच एज इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट. जब इंडिया ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, हमने बहुत पीसफुली. सो इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो हुआ था, ये अर्ली रिजोल्व कर दिया था डिस्प्यूट्स का, बिकॉज दैट डिस्प्यूट्स में गिवन बर्थ टू अ कॉन्फ्लिक्ट. जैसे चाइना के साथ है हमारा, अभी तक हमने डिमार्केशन नहीं किया बॉर्डर्स का. इवन पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत बड़ा एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, राइट. तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो. बाकी बचे जो पीस बिल्डिंग प्रोसेसेस हैं, आप जॉइंट किसी एरिया को पेट्रोल कर सकते हो फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जैसे इंडिया और चाइना करते हैं. जो भी पेट्रोलिंग पॉइंट है, एक जॉइंट ग्रुप बना के वहाँ पे जॉइंट पेट्रोलिंग होती है. तो दीज मेजर्स यू कैन टेक. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने इसके अंदर आपके सामने जो डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर किया था. ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंट है, शायद वहाँ पे आप इसको रिकॉल ना कर पाए, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपको बताई है कि किसी भी टॉपिक को आपको अप्रोच कैसे करना है. पहला, इस टॉपिक की टोन देखनी है, क्वेश्चन मार्क है. क्वेश्चन मार्क है कि मतलब एग्जामिनर श्योर नहीं है कि वॉर को कैसे स्टॉप किया जा सकता है. ये जो क्वेश्चन मार्क होता है जिसके अंदर, इसके अंदर दे आर ओपन टू डिबेट. आप इसमें डिबेट कर सकते हो बहुत बड़ी. आप इसमें रीजंस भी लिख सकते हो, आप इसमें इफेक्ट्स भी लिख सकते हो कि वॉर के क्या इफेक्ट होते हैं, रीजंस क्या होते हैं और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए. अगर आप इस तरह से एंड करोगे, ऐसे ही आपका जो ऐसे होता है मल्टी डायमेंशनल होता है. ये फ्रेमवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग नहीं सिखा रहे आपको इस डायरेक्शन में सोचना, ऐसे सोचना. कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. फ्रेमवर्क आपके दिमाग में जब बन गया, तो आपको कोई मटेरियल रटने की जरूरत नहीं है. एग्जिस्टिंग नॉलेज से बहुत अच्छा लिख पाओगे. उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ कि अब ये है वैल्यू एडिशन. वो जो मटेरियल बताया था मैंने, जो आपका एग्जिस्टिंग मटेरियल आपके दिमाग में, उसको यूज करके बना सकते थे. ये जो है वैल्यू एडिशन है. ये जो है वहां पर रिकॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इस वैल्यू एडिशन को आप देख लीजिए. जैसे एक डिफेंस एक्सपर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के, जनरल जेम्स मैटिस. तो इन्होंने कहा था कि हम जो है वॉर्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं. तो इन्होंने मल्टी फैसेटेड अप्रोच बताई, 4 चीजें बताई. पहले तो डिफेंस कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. डिफेंस कैपेबिलिटी है, एज ए डेटरेंट है, तो वैसे ही वॉर नहीं होगा. इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया था, न्यूक्लियर स्टेट क्यों बना इंडिया? इसीलिए कि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन थे और वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 फ्रंट वॉर. तो इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड दिस न्यूक्लियर टेस्ट. तो एक ऐसे डेटरेंट काम किया वो. सेकंड होगा इन्वेस्ट हेविली इन डिप्लोमेसी. डिप्लोमेटिक पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक क्लाउड बोल सकते हो, ठीक है. थर्ड इज फोस्टर इंटरनेशनल अलायंसेस जैसे जैसे अभी आप देखोगे नेटो जो है, नेटो ऑर्गेनाइजेशन में जो आता है, एक स्मॉल स्टेट को भी एक बहुत बड़े ग्रुप की बैकिंग मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है. एक बहुत बड़ी लार्ज कंट्री सच एज रशिया एक छोटे से देश को अटैक करते हुए 1000 बार सोचेगी, क्योंकि वो नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिला हुआ है. और नेटो में क्या होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक एग्रीमेंट होता है. सो एनी कंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ नेटो, अगर उसके ऊपर अटैक होता है, सो ऑल द अदर कंट्रीज विल टेकन दैट अग्रेसिव एक्शन एज अ थ्रेट फॉर देयर ओन सिक्योरिटी. तो कलेक्टिवली दे कैरिड आउट अटैक, रिटेलिएशन करते हैं जो भी कंट्री ने वो छोटी कंट्री के ऊपर या फिर नेटो मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक किया है. फोर्थ हो गया एंगेज इन कंटिन्यूस डायलॉग विद पोटेंशियल एडवर्सरीज.
जो भी एडवर्सरी है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडियन स्पेसिफिक बात करें तो उनके साथ आपको कॉन्स्टेंट डायलॉग रखना है। कंप्लीटली डिप्लोमेटिकली अगर आपने आइसोलेट कर दिया उनको तो देयर वुड बी नो स्पेस फॉर टॉक, और जहाँ पे बातों का स्पेस ही नहीं है तो वो वायलेंस या फिर वो जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरे किसी मीन से निकलती है, और थर्ड पार्टी भी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उसको एक्सप्लॉइट करती है, दो कंट्रीज के बीच की एनिमिटी को। ओके, तो इन्होंने एक और स्टेटमेंट बोली है कि हाउ वी कैन स्टॉप वॉर्स। ही सेड बी पोलाइट, बी प्रोफेशनल, बट हैव अ प्लान टू किल एवरीबडी यू मीट। ओके, दूसरी एक चीज देखते हैं, जोसेफ ने, नाम ना याद ना रहे तो छोड़ देना, ये एक इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट है, इन्होंने बोला है कि सॉफ्ट पावर इज रियली इंपॉर्टेंट। पहले जो थे वो मिलिट्री एक्सपर्ट थे, डिफेंस एक्सपर्ट थे, सेकंड इज एन इंटरनेशनल एक्सपर्ट। तो दोनों के हिसाब से मैंने जो चीज़ें सोची है कि वॉर्स को कैसे स्टॉप होना चाहिए, तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। ओके, इसके अंदर क्या हो गया, दूसरी कंट्रीज के साथ यू कैन डू अ कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, जैसे इंडिया मालदीव्स कल्चरल टाइज आर स्ट्रॉन्ग, हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज, इंडिया नेपाल स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज इज देयर, जोग्राफिकल टाइज इज देयर, बहुत सारे टाइज है, इकोनॉमिक टाइज। सो इवन अगर नेपाल और चाइना की टाइज अच्छी होती हैं तो डिस्पाइट दैट चाइना कैन नॉट डिफाई द ज्योग्राफी, क्योंकि इंडिया और नेपाल की ज्योग्राफी जो है फेवरेबल है इन दोनों कंट्रीज के बीच में। कनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टेडनेस, कल्चरल, हिस्टोरिकल टाइज दोनों कंट्रीज की बहुत है, चाइना की नहीं है। चाइना सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी नहीं है। चाइना इज नोन फॉर वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, कोअर्सिव डिप्लोमेसी। चाइना इज नोन फॉर कोएर्जन। ओके, सेकंड जो है इन्होंने बोला है कि हाउ वी कैन स्टॉप वॉर थ्रू सॉफ्ट पावर, स्ट्रेंथन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन, इनको हम स्ट्रेंथन करके इनको और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना के या स्ट्रॉन्ग बना के। थर्ड है प्रमोट शेयर्ड वैल्यूज, फोर्थ है यूज अट्रैक्शन एंड परसुएशन, फिफ्थ है इन्वेस्ट इन पब्लिक डिप्लोमेसी, सिक्स्थ है स्मार्ट पावर। देखिए इतनी ज़्यादा आप नहीं इनको याद कर पाओगे, बट फिर भी टॉप 3 जो है आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में देयर वाज वन इंपॉर्टेंट कमेंट टू रिजॉल्व रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस, तो यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने जब G20 समिट के अंदर उन्होंने बोला कि हमें वी नीड टू फाइंड एन अर्ली सॉल्यूशन फॉर द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज इट्स अ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। सेकंड थिंग इज जो स्विट्जरलैंड के अंदर पीस समिट हुई थी उसमें रशिया ने पार्ट नहीं लिया, एंड इवन इंडिया ने अपने डेलीगेशन तो जरूर भेजे वहाँ पे, सीनियर आई वुड से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अवर पवन कपूर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पवन कपूर सेड दैट कि हमने पार्टिसिपेट जरूर किया है, लेकिन इसका जो फाइनली जो भी इस नेगोशिएशन के अंदर या फिर इस समिट के अंदर जो फाइनल आउटकम था, जो वर्डिक्ट था, उसके ऊपर हमने सिग्नेचर या फिर वी डू नॉट गिव एन एक्सेंट। व्हाई? क्योंकि रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया इसके अंदर। अगर कोई मेजर पार्टी जो इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व है वही पार्टिसिपेशन नहीं करेगी तो एक कलेक्टिव डिक्लेरेशन जो होगा इस समिट का वो हम कैसे साइन कर ले, उसको कैसे मान ले। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट जरूर किया है, लेकिन कलेक्टिव डिक्लेरेशन जो था ऑन दैट वॉर, इंडिया ने उससे ऑप्ट आउट किया है, राइट। तो ये था हाउ वी कैन स्टॉप वॉर। सो दिस प्रीवियस क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट। आपको ये जानना है अप्रोच कैसे करना है इन टॉपिक्स को, यूपीएससी किस हिसाब से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ज़्यादा मैटर करता है रादर देन क्रैमिंग सच इन्फॉर्मेशन। ओके, सो थैंक यू।